सो 39,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है और इस बाइक में आज तक ऐसा कुछ ब्रेकडाउन या मेजर इशू हुआ नहीं है, सिवाय एक जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोग को डिटेल में। व्हाट इज़ अप यूट्यूब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब एवरी वीक कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। आई नीड टू ट्राई एंड बी मोर कंसिस्टेंट बिकॉज यूट्यूब में बहुत ही बकवास वीडियोस ट्रेंड हो रहे हैं। सो आई नीड टू डू समथिंग अबाउट रीचिंग द ऑडियंस। सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ FZ25 का लॉन्ग टर्म रिव्यू एंड मुझे ऑलमोस्ट 2.5 years हो चुके हैं इस बाइक के और अभी ओडोमीटर रीड कर रहा है ऑलमोस्ट क्लोज टू 40,000 किलोमीटर्स। इट्स 39,000 टू बी प्रिसाइज। सो 39,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है और इस बाइक में आज तक ऐसा कुछ ब्रेकडाउन या मेजर इशू हुआ नहीं है, सिवाय एक जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोग को डिटेल में। सो सबसे पहले कहीं रुकते हैं एंड इसके बारे में, इस बाइक के बारे में और बातें करते हैं। हालांकि ये बाइक काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, एटलीस्ट इंजन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से यामाहा ने इस बाइक को एक 10 साल पुराना XTZ 250 से डिराइव किया था एंड उस बाइक के इंजन के बेस पे ये FZ25 का इंजन उसे डिराइव किया गया था, बस उसको एक चैसी और नया फ्रेम में लगा दिया गया था, दैट्स इट। सो इस बाइक का प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली आप मेरे बहुत पुराने वीडियोस में देख चुके हो, बट अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दिस इज़ आफ्टर लाइक 2.5 years ऑफ ओनरशिप रिव्यू एंड आई एम स्टिल लविंग द मशीन, ऑल्दो लाइक एवरीवन सेज इसका टॉप एंड नहीं है। मैं वैसे भी सिटी में तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट क्रूज एट 150-160 किलोमीटर्स पर आवर, सेम गोज़ फॉर हाईवे। इवन आप अगर सुपर बाइक भी लेते हो तो बहुत लंबे स्ट्रेच आपको नहीं मिलेंगे कि आप लाइक कंटिन्यूसली 150-200 के स्पीड में क्रूज करके आप टूर करोगे, विच इज़ श्योरली नॉट पॉसिबल at least for our Indian roads. We will stop and talk more about this bike. इतने दिन के बाद मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। सो मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनिशियल इंप्रेशन होता है जो 40,000 किलोमीटर्स चलने के बाद इनिशियल इंप्रेशन मेरा है कि ये बाइक इट्स अ वेरी गुड कम्यूटर एंड इट्स थोड़ा ये डिसेंट टूरर भी है, प्रोवाइडेड आप थोड़े थोड़े इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोगों को इसका सीट अच्छा नहीं लगता था, तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। सीट काफ़ी वाइट था ऑलरेडी, सो मैंने इसमें बस एक फीगो का एयर सीट लगा दिया। ख़रीदने के टाइम मुझे ये उस टाइम से ही मुझे पसंद है ना, आज भी मुझे पसंद है ये बाइक। इसका मैंने सामने का बस वाइज़र निकाल दिया फ़िलहाल, जस्ट एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, एंड आप देख सकते हो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है पहले से। अभी भी ये एक हेड टर्नर है, ऑब्वियसली जब ये साफ़ रहता है तो बहुत काफ़ी नीट लगता है। एंड दूसरा पॉइंट होता है परफॉर्मेंस के बारे में, लॉन्ग टर्म रिव्यू। परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक कुछ कुछ जगह पे लैग करती है, जैसे कि टॉप एंड इसका बहुत लैगी है। 100-110 स्वीट क्रूजिंग स्पॉट है इस बाइक का। अगर आप टूर भी कर रहे हो तो आपको अच्छा माइलेज मिलने वाला है उस स्पीड के रेंज पे। इनिशियल इज़ वेरी गुड, 0 to 60, 0 to 100 ज़बरदस्त। 110 के बाद ये थोड़ी लैगी मुझे फील होती है, एटलीस्ट BS6 मॉडल, नॉट BS4। दूसरा हैंडलिंग के बारे में मैं अगर बात करें, ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग मोटरसाइकिल राइट नाउ। 250cc सेगमेंट में बहुत ही अच्छा निम्बल और इसका हैंडलिंग अलग ही लेवल है, प्रोवाइडेड आप इसमें एक रेडियल टायर लगाते हो। अगर आप रेडियल टायर नहीं लगाओगे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आप दोनों साइड रेडियल टायर लगाना और फिर देखना ये बाइक का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट होता है इंजन और ट्रांसमिशन। सो ये बाइक सबसे ज़्यादा अंडर पावर्ड बाइक है 250cc में, कि सब 250cc 24 bhp 25 bhp एंड मोर।
बट ये वाली आई मीन पावर फिगर वाइज इट्स अ बिट लो। ट्रांसमिशन इनिशियली ब्रेक इन पीरियड में बहुत ज़्यादा स्टिफ लगता है, और उसके बाद जैसे आपका ब्रेक इन पीरियड ख़त्म होता है 3000, 4000, 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर्स, द परफॉर्मेंस कीप्स ऑन इम्प्रूविंग। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्ट का। मेरा हाइट 5'10" है, आई वेट अराउंड 91 किलोज नाउ। मैंने इस बाइक में सिर्फ एक हैंडल बार राइजर लगाया और एक एयर सीट लगाया। नाउ विद दिस सेटअप मैं अच्छे अच्छे ट्रिप्स कर चुका हूँ एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अलॉन्ग विद पिलियन में के भी लिए भी मैंने सेम फीगो का एक रियर सीट आता है, वो भी मैंने लगाया था। सो कंफर्ट के हिसाब से ये बाइक काफ़ी ही अच्छी है, एटलीस्ट फॉर मी। कोई अगर शॉर्ट राइडर रहेगा मे बी फॉर देम थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, बट आप बाइक को अपने अनुसार थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस कर सकते हो टू मेक इट मोर कंफर्टेबल एंड मोर राइडेबल। आपका राइड का क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। सो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जैसे कि हैंडल बार राइजर्स तो आपके हैंडल बार को और आपकी तरफ खींचते हैं। सो इसके अलावा फोक राइजर्स भी होते हैं। फोक राइजर्स ग्राउंड क्लियरेंस इशू जो इस बाइक का काफ़ी है उसको रिजॉल्व कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइलेज, और या फिर फ्यूल इकोनॉमी यूरोपियन टर्म्स में बोलते हैं। ये बाइक मुझे अभी आफ्टर 39,000 40,000 किलोमीटर्स स्टिल गिव्स मी 35 to 37 किलोमीटर्स पर लीटर। एंड इसमें पीछे का इसका चक्का काफ़ी भारी है एंड मोटा है स्टॉक टायर से। सो इसके अलावा भी मुझे इतना माइलेज मिल रहा है एंड मैं कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूँ कि मैं इसमें अगर ट्रैम्पलर लगाऊंगा 140 सेगमेंट रेडियल ट्रैम्पलर, तो ऑब्वियसली मेरा माइलेज और थोड़ा इंक्रीज़ होगा, मुझे इतना पता है, बिकॉज वो थोड़ा सा लाइक सेम साइज स्टॉक साइज टायर्स है। ये तो 150 सेगमेंट था जिसके वजह से थोड़ा माइलेज डिक्रीज़ होना ही था। इसके अलावा ये बाइक अभी भी लाइक मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, सिवाय इसके टायर चेंज करने पड़ेंगे फ़िलहाल। अभी 3-4 हज़ार चल जाएगा ये टायर के बाद मुझे ट्रैम्पलर लगाना है। बस वो ट्रैम्पलर लगाने के बाद आप इस बाइक को कहीं भी लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। यामाहा का पार्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव साइड में है। हालांकि ये FZ25 का मेंटेनेंस कॉस्ट अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, और मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ इन बैंगलोर राइट नाउ एंड ही ओन्स APT बाइक पॉइंट। आप उनके पेज को कांटेक्ट कर सकते हो, उससे डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हो। उसका 390 का ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट, ड्यूक 390 का ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इस बाइक का ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्ट्स वगैरह, ऑयल वगैरह सब कुछ मिला के, ऑल्दो उसमें ज़्यादा इंजन ऑयल लगता है, उसके अलावा भी मोर और लेस इट वाज ऑन द सिमिलर साइड, काफ़ी सेम था दोनों का मेंटेनेंस कॉस्ट। यामाहा का पार्ट्स थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में ऑलरेडी है, पहले से ही है ये। आप अगर 10 साल पुरानी भी FZS वर्जन 1 जो था या FZ16 था पहला वाला, आप उस FZ को भी अगर आप रिस्टोर करोगे तो पार्ट्स खरीदोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अनलाइक बजाज जो अपने पार्ट्स को काफ़ी रीजनेबल रेंज पे रखते हैं। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड, ओनरशिप साइड, कि इसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई पड़ेगा आपको पार्ट्स वाइज एटलीस्ट। जैसे कि अगर आप मेजर पार्ट्स चेंज करोगे वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट एक चीज़ इसका बहुत अच्छा है कि ये पार्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी स्विचेस का बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी टैंक के पास का ही भी अच्छा है, लाइक ऐसे कुछ तो गैप्स नहीं आए हैं मेरे इसमें, बट एक जगह का बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, वो है ये पैनल का। आप ये पैनल देख सकते हो ये कितना लूज़ हो चुका है, और ये साइड का भी आई थिंक एक साइड का मेरा वो क्लिप टूट चुका है। सो मुझे ये रिप्लेस करना होगा या फिर भाई के पास जाना होगा, वो समहाउ ही विल फिक्स दिस, वो फिक्स कर देंगे। ये जस्ट कुछ प्लास्टिक के पार्ट से जो मुझे सही नहीं लगे। हालांकि स्विचेस का क्वालिटी ये अभी तक एज गुड एज न्यू है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यामाहा आप एटलीस्ट रियर पैनल को थोड़ा मजबूत बनाओ, पता नहीं क्यों आप ऐसे कर रहे हो। इवन FZ V3 में भी मैंने देखा था टैंक निकल जा रहा था साइड से। टेक्नोलॉजी एंड फीचर वाइज डुअल चैनल ABS आउटस्टैंडिंग, इट विल सेव योर लाइफ। फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी बेसिक है
एंड यामाहा इसको पता नहीं क्यों अपडेट भी नहीं कर रहा है, इंजन को भी वही सेम रख रहा है, 212 इंजन। ओनर्स को, कुछ फैंस को निराश कर देते हैं हमेशा एटलीस्ट इस बाइक को। ये हमेशा ही लाइक एक होता है ना कि कम प्यार मिलने वाला बेटा, ये वही है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसरीज एंड मॉडिफिकेशंस के बारे में। इस बाइक का एक्सेसरीज मिलना सरदर्द है। आपको इसका एक नॉर्मल अलग आफ्टर मार्केट विंडशील्ड नहीं मिलेगा। लुविया का सिर्फ एक ही विंडशील्ड है और कुछ कुछ ब्रांड्स है, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू अदर बाइक्स जैसे कि ADV 390, KTM ड्यूक 390, डोमिनर, ये सब का इतना सारा एक्सेसरीज मिलता है, बट FZ का एकदम ही नहीं मिलता। हालांकि साउथ अमेरिका के वेबसाइट्स में मैंने बहुत अच्छे अच्छे देखा है एक्सेसरीज। अब बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट के बारे में। इस बाइक को मैंने अच्छा खासा लॉन्ग में भी चलाया है, विथ पिलियन, विथ लगेज। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं लॉन्ग राइड्स पे इस बाइक को ही फ़िलहाल यूज़ करूँगा इन फ्यूचर ऑल्सो। आपको लग रहा होगा कि इसमें 6 गियर नहीं है, क्रूजिंग स्पीड कैसे होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उतना ज़्यादा नहीं सोचना आप। 100 दिस बाइक कैन टेक इट ऑल डे, 110 आप सारा दिन इसको आराम से चला सकते हो बिना कोई ओवर हीटिंग का इशू का, बिना कोई रेडिएटर कूलेंट लीक, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका दूसरा पॉइंट आता है रीसेल वैल्यू। इस बाइक का रीसेल वैल्यू काफ़ी कम है कंपेयर टू दूसरे लाइक बजाज या इवन अलग अलग ब्रांड्स के बाइक। इस बाइक का रीसेल वैल्यू आपको लाइक मे बी अगर आप BS4 ABS वाला आपको FZ 70,000 के आसपास आराम से मिल जाएगा। कोई अगर सेकेंड हैंड यूज्ड FZ खरीदना चाहता है BS4, उसको एक अच्छा प्राइस में आराम से मिल जाएगा एंड वो उसका लाइक वो बाइक को एकदम पैसा वसूल उसका यूज़ कर सकता है। अब लॉन्ग टर्म में अगर मैं कंपेयर करूं इस बाइक को दूसरे बाइक से, जैसे कि 250cc का कुछ और बाइक से, तो फिर आई थिंक जिक्सर इज़ वेरी क्लोज। जिक्सर काफ़ी मुझे लगता है कि वो ये इससे और अच्छा है, बस उसका सर्विस नेटवर्क की वजह से वो थोड़ा मार खा जाता है। बट अभी चलो फिलहाल FZ के बारे में भी बात करते हैं। कंपैरेटिवली ये पावर स्पेक वाइज, इंजन के स्पेसिफिकेशंस के वाइज, सो आई थिंक Yamaha हैज़ अ लॉट टू इम्प्रूव इफ़ अगर वो BS6 फेज़ 2 में कुछ प्लान कर रहे हैं FZ को अपडेट करने का। अब आखिरी पॉइंट होता है रिलायबिलिटी का बारे में। 40,000 किलोमीटर्स करने के बाद इस बाइक ने मुझे कितने बार सर दर्द दिया है। सो अगर आप गेस कर रहे होंगे तो वो सिर्फ एक ही बार है एंड वो भी मेरी ही गलती से। तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में और बताऊंगा। सो हुआ क्या कि मैं एक प्रेशर वॉश सस्ता में होता है यहाँ पे 60-70 रुपीज़, वो अच्छे से प्रेशर से आपको मतलब प्रॉपर तरीके से वॉश कर देते हैं। बस मुझे नहीं पता था कि उसका वो जो प्रेशर नॉब होता है वो अनरेगुलेटेड है। दैट मीन्स हद से ज़्यादा ही प्रेशर उसमें आ जाता है। वो बंदे ने इस जगह पे डायरेक्ट प्रेशर लगाया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लीनिंग, जिसके वजह से हुआ क्या, इसका जो नीचे का वायरिंग है वो निकल गया था, लाइक लूज़ हो गया था। सो मैं यामाहा के पास नहीं गया, यामाहा के पास जाता, यामाहा सर्विस सेंटर के पास जाता। मैं नाम नहीं लूँगा सर्विस सेंटर्स का। वो पहले तो बैटरी चेंज करते, उसके बाद बोलते सर बैटरी में तो इशू नहीं है, आपके शायद वायरिंग में इशू होगा। वायरिंग हार्नेस कॉस्ट क्लोज टू 11,000 और 10,000, आई एम नॉट श्योर, पूरा वायरिंग का बात कर रहा हूँ मैं। सो ये चीज़ से बचने के लिए ऑब्वियसली आई वेंट टू बाइकर्स प्लैनेट सर्विस सेंटर एंड भाई ने बहुत आराम से इसके वायरिंग को नीचे से एक वायर जाता है उसको प्रॉपर वेल्डिंग कर दिया एंड दिस सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कभी तो मैं उसका सल्यूशन बता चुका हूँ। अगर ऐसा कभी खुदा ना खास्ता हो गया आपके साथ तो यही सल्यूशन है। एंड ये गलती यामाहा की है नहीं, ऑब्वियसली ये गलती ओनर की है, मेरी नेग्लिजेंस की है। सो कभी भी आप वॉश करवा रहे हो इस एरिया पे प्लीज़ कभी डायरेक्ट पानी का स्प्रे मत करवाना। आप उसको पहले से बोल देना ये सब जगह मार सकते हो, बट ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव है एंड अगर वो प्रेशर वॉशर रेगुलेटेड नहीं है तो वो मतलब कि नुकसान ही करेगा आपको। ये सिर्फ इस बाइक के लिए नहीं, बाकी सब बाइक्स में भी सेम ही है अभी। सो आखिरी में आती है फाइनल थॉट्स इस बाइक के बारे में। लॉन्ग टर्म में मैं बोलूँगा कि बहुत ही नहीं के बराबर मुझे हेडेक दिया है इस बाइक ने। एंड आप जस्ट फील करो, टाइमली सर्विस करो एंड ये बाइक आपको कभी निराश नहीं करेगी। सो आई होप
आपको अगर FZ25 के बारे में, इस बाइक के बारे में और भी कोई भी क्वेश्चंस होगा लॉन्ग टर्म इश्यूज़ के बारे में या फिर लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के बारे में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। डायरेक्टली मैसेज मत करना, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। जस्ट किडिंग। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड इफ़ यू हैव any other issues you can ask me, and I hope, and don't forget to follow me on Instagram. मैं ट्राई कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में भी ज़्यादा ग्रो करने का, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, एंड दैट्स इट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।